हेलो ऑफिसर्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब बढ़िया? आप भी, आपका प्रिपरेशन भी, आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों भी हेल्थ, है ना, फिजिकली एंड मेंटली दोनों चीज़ों से आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो? हाँ। ईयरफोन्स बचाओ। सिलोजिज्म के क्लास में मस्त रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया आरित, फैंटास्टिक। हम्म। चलिए, तो फिजिकली सब सही है, मेंटली भी होना चाहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी सारी की सारी मेंटल हेल्थ का ही खेल है। मेंटली अगर आप सही रहोगे, सारी चीज़ें सही बैलेंस्ड रहेगी, इधर उधर ज़्यादा फालतू की चीज़ों में नहीं फंसोगे, तो आगे आराम से सारी चीज़ें कर लोगे यार। कर लोगे आराम से, सारी चीज़ें कर लोगे। सिलोजिज्म वन शॉट की पीडीएफ शेयर नहीं की क्या मैंने? अगर शुभजीत शेयर नहीं की है तो मैं आपकी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अभी टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया यार। हाँ, वो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो, तो अभी तक है ना, हम लोग प्रीलिम्स प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ रहे थे। आज से क्या करेंगे ना, अगले 3-4 दिन एक मेंस का टॉपिक है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हम आने वाले हैं रीजनिंग के सबसे प्यारे टॉपिक पे। है नहीं गेसेस? अभी आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इसमें। बस सारी चीज़ें आप लोगों ने सही से समझ ली तो फिर आगे मज़ा आएगा, है ना। आंसर्स नहीं दूंगा ना, आंसर्स दूंगा तो फिर क्या मतलब है? वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और सॉल्यूशन के लिए वो सेशन रेफर करना होता है ना। पीडीएफ में आंसर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो आंसर के लिए तो लिंक देता हूँ ना मैं उसकी। पजल, यस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी फॉर पजल्स, है ना, जिसका वेटेज एग्जामिनेशन में 70% के आसपास होता है। ठीक। चलो। तो आप में से कितने लोग एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में जानते हैं? मैं आपको बता दूं कि एनालिटिकल रीजनिंग आपको प्रीलिम्स में आता ही नहीं है ना। कोई भी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में नहीं आता है। इंस्टेड ऐसे एग्जाम्स जिनमें रीजनिंग केवल और केवल प्रीलिम्स में आती है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स में आती है, तो उसके प्रीलिम्स में आपको एनालिटिकल रीजनिंग दिखेगी। एसओ के एग्जामिनेशन, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जामिनेशन, स्पेशलिस्ट के ऑफिसर में आपको रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स में आती है, तो चांस बनता है, वैसे आता नहीं है एसओ के एग्जाम में, चांस बनता है कि वो प्रीलिम्स में देखने को मिले। ठीक। इसके अलावा जो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस होते हैं, जिनका सिर्फ डायरेक्ट मीन्स होता है, कौन से एग्जामिनेशंस होता है? कुछ कुछ बैंक्स अपने रिक्रूटमेंट डायरेक्ट करते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्ट अपनी रिक्रूटमेंट कभी कभार कर लेता है। ठीक। तो वो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिंगल स्टेजेस एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी एक ही स्टेज होती है, तो उसमें पहली स्टेज में आपको एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिल सकता है। ठीक। तो अक्सर ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अपने जो रेगुलर मेन स्ट्रीम एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ, इन एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आपको आपको ये एनालिटिकल रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगा।
इन एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आपको एनालिटिकल रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेंस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे, चाहे क्लर्क की हो चाहे पीओ की हो, मिनिमम 5 से 8 क्वेश्चंस आपको एनालिटिकल रीजनिंग पे कंपलसरी मिलने हैं। मेंस एग्जामिनेशन में पजल के बाद सबसे ज्यादा वेटेज अगर कौन से टॉपिक का है तो एनालिटिकल रीजनिंग का है। पजल सबसे ज्यादा वेटेज पजल का है, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक, ओके। क्यों पढ़ा रहे हो? अरे पढ़ना तो है ना, मेंस का टॉपिक है। एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर पजल्स पर फोकस करने के लिए हम फ्री है ना, फिर पजल्स ही पजल पढ़ेंगे। ठीक, पजल के 81 लेक्चर्स, हाँ, पजल के 81 लेक्चर्स मैंने रखे हैं, तो 81 लेक्चर्स में हर एक टॉपिक एकदम जीरो लेवल, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल, पीओ प्रीलिम्स लेवल और पीओ प्रीलिम्स प्लस लेवल, इस तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मजा आएगा जब पजल स्टार्ट होगे, तो मैं चाह रहा हूं कि पजल के पहले इसको हम डिस्कस करके कंप्लीट कर लें। ठीक, चलो। तो एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या देखना है? एनालिटिकल रीजनिंग में 4 मेजर चैप्टर्स हमें देखने हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, 81 लेक्चर्स मैंने पजल्स के रखे। कितने? 81। हाँ, एक बार इस बैच में आपने पजल पढ़ लिया ना भाई साहब, फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। हाँ, इस लेवल पे पजल पढ़ेंगे। ठीक, और उन 81 लेक्चर्स के अलावा मेंस लेवल की पजल अलग से मैं आपको देते रहूंगा, टाइम टू टाइम देते रहूंगा, है ना। तो पजल में आप एकदम खूंखार बनने चाहिए, मास्टर वास्टर प्रो हो ऐसा कुछ नहीं। क्या बनना है पजल में? खूंखार, एकदम खूंखार बनना है। वो हम चालू करेंगे जर्नी, अभी फिलहाल इधर फोकस करते हैं। ठीक है, खुशी वर्मा जी, हो जाएगा वो, है ना। जो जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो। तो अब एक चीज पर फोकस करो। अभी हम शुरुआत करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन से। किससे शुरुआत करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन से। क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? सर, रीजनिंग का कोर्स सुना है, मैथ्स का कोर्स सुना है, बैंकिंग का सुना है, एसएससी का, यूपीएससी का, इंजीनियरिंग का कोर्स सुना है। ये एक्शन का कौन सा कोर्स है? कराटे वराटे सिखाओगे क्या? हाँ? सर, हमें कराटे वराटे ब्रूसली तो नहीं बनाओगे ना? मुन्ना, ब्रूसली नहीं बनाऊंगा। हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? बताओ। नो आइडिया? अच्छा, अच्छा। अच्छा, डॉक्टर को कभी कहते हुए सुना है दवाइयों का ये कोर्स कर लीजिएगा, फिर इससे फर्क नहीं पड़ा तो मैं देखता हूँ दवाइयों का कोर्स बदल कर देता हूँ? कितने लोगों ने सुना है? हा? दवाइयों का ये कोर्स कर लो, इसका मतलब उसका ये थोड़ी होता है इन दवाइयों की पढ़ाई कर लो। हा? दवाइयों का कोर्स कर लो मतलब कौन सी दवाई कब लेनी है ये देख लो। कौन सी दवाई कब लेनी है, क्या करना है, कैसे करना है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन का भी वही खेल है, कौन सी एक्शन लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक, तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कौन सी एक्शन लेनी है, कौन सी एक्शन लेनी है। इन शॉर्ट, एक ही स्टेटमेंट में मैं अगर बोल दूं, इन शॉर्ट एक ही स्टेटमेंट में अगर मैं बोल दूं
तो क्या होगा? एक ही स्टेटमेंट में अगर मैं बोल दूं तो ये होगा डिसीजन, है ना। एक्शन कौन सी लेनी है, मतलब इन शॉर्ट डिसीजन कौन सा लेना है। अब हमारे सामने क्रॉनिक नहीं, ऑर्डर में नहीं, हमें एक्शंस ऑर्डर में नहीं देखने, कौन सी एक्शन पहले लेनी है कौन सी एक्शन बाद में लेनी है, ये हमें सोचना ही नहीं है। ठीक, हमें बस ये देखना है कि वो एक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक। अब इसमें क्या होगा ना, देखो हमारे सामने हर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती है, बहुत सारी, है ना। तो उन सारी की सारी सिचुएशंस में हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं चला रहा हूं फोन, फोन चलाते चलाते मैंने एक्चुअली फोन निकाला था कि चल यार आज यूट्यूब पे जो सचिन सर की क्लास हो रही है उसमें सर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाला था मैं, उसके लिए मैंने फोन निकाला था। या फिर कोई तो एक पीडीएफ थी, उस पीडीएफ को सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने फोन निकाला था। बट हुआ क्या, पता नहीं मेरी उंगली, ये उंगली एक तो पता नहीं बहुत क्रांतिकारी है, हर बार गलत जगह ही चली जाती है। हाँ, पता नहीं कैसे ये इंस्टाग्राम पर अपने आप चली गई, उधर टच हो गई और इंस्टाग्राम ऐसे 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 इंस्टाग्राम ही चल रहा है। तो वहां पे भी आपको डिसीजन लेना है ना सर, है ना। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिधर हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। द डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन इज नथिंग बट कोर्स ऑफ एक्शन। Decision that has to be taken is nothing but the course of action, है ना। कौन सा डिसीजन लेना है, किस सिचुएशन में लेना है, वही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे सर इसके ऊपर, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं, हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट पर कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा। ठीक, हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट के ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, अब हमें क्या करना होगा ना सर, हमें ये स्टेटमेंट में जो भी सिचुएशन बताई है, इस स्टेटमेंट में जो भी सिचुएशन बताई है उस सिचुएशन पर इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, इन शॉर्ट इनमें से कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, यह हमें देखना है। क्या देखना है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा डिसीजन। खेल समझ में आ रहा है। अब होता क्या है पता है, आपके सामने जो भी सिचुएशन रखी जाती है ना, 100% केस में वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रखा जाएगा, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसकी जिंदगी में ऐसा उसकी जिंदगी में वैसा, इधर इस ऑर्गेनाइजेशन में ये कांड हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में ये घपला हुआ, है ना। तो ऐसे मैक्सिमम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही आपके सामने रखे जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स आपके सामने रखकर आपको कुछ डिसीजन सजेस्ट किए जाएंगे, है ना। आपको कुछ डिसीजन सजेस्ट किए जाएंगे, आपका काम क्या होगा, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा डिसीजन सुटेबल है वो डिसीजन आपको लेना होगा। खेल समझ में आ गया, खेल समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने अगर प्रॉब्लम है तो आप डिसीजन क्या सोचकर, क्या दिमाग में रख के डिसीजन लोगे, बताइए। आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम रख दिया है और आपको बोल दिया है लियो डिसीजन, तो क्या सोचकर डिसीजन लोगे, क्या आपके दिमाग में होगा, बताओ। क्या सोचकर डिसीजन लोगे, है ना। प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है सर तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, है ना। तो कितना सिंपल चीज है, अगर प्रॉब्लम हमारे सामने है तो हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिसकी मदद से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिसीजन लेंगे। ठीक, मेरे को एक बात बताओ, इस जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या, क्या इस जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
अब जो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो बोलेंगे अरे सर आप कैसा भी प्रॉब्लम लाओ मेरे सामने सॉल्यूशन निकाल के रहूंगा, है ना। तो जो ऐसे मतलब नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो बोलेंगे यार नहीं सर, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं जिंदगी में, ये जिंदगी झंड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, कुछ नहीं जिंदगी में, कुछ नहीं है ना। तो आंसर क्या दे रहा हूं ना मैं, देखो ये एनालिटिकल रीजनिंग पूरा मैच्योरिटी का टॉपिक है, इसमें कोई रूल कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा मैच्योरिटी। आपके पास जितनी मैच्योरिटी है, आप जितना मैच्योरिटी के साथ दी हुई इंफॉर्मेशन समझ सकते हो, उतने आपके इस टॉपिक में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, है ना। तो सर एक चीज क्या कहती है, हाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट वो बोलता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, धरती पे जगह कम पड़ रही है, मैं दुनिया को, इस धरती के लोगों को मंगल पे ले जाऊंगा, एलॉन मस्क कह रहा है, उसके पास उसका भी सॉल्यूशन है ना। बट होता क्या है ना सर, देखो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बात सही है। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, जिस समय प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है हमेशा उसी समय पर हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई तो जिस समय वो प्रॉब्लम आ गई उसी समय मेरे पास सॉल्यूशन नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा। कई बार हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत होगा। प्रॉब्लम आ गई, भूख लगी है, चलो ऑफिस से नीचे चल के जाओ, उधर स्नैक्स की रेडिया लगी है, उधर जाके कुछ खा पी के आओ, सॉल्यूशन है ना। तो बट ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस तुरंत नहीं हो सकते, फिर उस केस में क्या करोगे। अब आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका सॉल्यूशन आप तुरंत नहीं निकाल पाओगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, है ना। बहुत अर्जेंट बात करनी है किसी से, अंदर से बहुत जोर से बात आ रही है, सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा, फिर क्या करोगे। अगर आपके सामने जुगाड़ नहीं कर जुगाड़ ही करेंगे, है ना। आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओ, तो आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट ऐसा डिसीजन लेना है जिससे डिसीजन से आप उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम कर सको। जिस प्रॉब्लम से आप उसकी इंटेंसिटी, जिस डिसीजन से आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सको। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। क्या आप कोई एक एग्जांपल बता सकते हो कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जहां पर मतलब सॉल्यूशन था नहीं और इंटेंसिटी कम करने का डिसीजन लिया गया, कोई याद आ रहा है आपको, आज से 4 साल पहले जब सब लोग घर में बैठे हुए थे, हमारे सामने था कोरोना, कोरोना का सॉल्यूशन हमारे पास तुरंत था नहीं, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन से उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी, उस प्रॉब्लम की जो इफेक्ट है, वो प्रॉब्लम जितना हमें ज्यादा बैडली अफेक्ट कर सकता है उसको हमने कम करा। कोरोना, लॉकडाउन, यस परफेक्ट एग्जांपल, है ना। लॉकडाउन किया था हमने, इंटेंसिटी कम करी थी। ठीक, तो चलो पहली बात तो समझ में आ गई, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने होगा उस प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना है। ठीक, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम एटलीस्ट ये सोचेंगे कि चल यार मैं उस डिसीजन से प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो रही कि नहीं हो रही, ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक, डिसीजन लेते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि डिसीजन बायस्ड नहीं होना चाहिए। डिसीजन बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। बैंक में आप सिलेक्शन ले लोगे, पीओ बनोगे, उसके बाद प्रमोशनल एग्जामिनेशंस देते रहोगे, जैब कैब के एग्जामिनेशंस देके टाइम टू टाइम जल्दी प्रमोशन लोगे, एग्जाम नहीं दिए तब भी प्रमोशन होता है बट टाइम लगता है। तो बैंकिंग में ये बहुत प्यारी चीज है कि जैब कैब के एग्जामिनेशन दे के सैलरी भी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी जल्दी ले सकते हो। तो वो एग्जामिनेशंस दे के प्रमोशन ले लोगे, है ना। वैसे आपको, यार मैं नाम भूल गया,
उनकी फोटो मेरे दिमाग के सामने, नजरों के सामने, बट नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद आ रहा है, इंडोमिटेबल उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, अरुंधति भट्टाचार्य। हाँ, अरुंधति भट्टाचार्य मैम, अगर आपको पता है उनके बारे में, तो उन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज पीओ ज्वाइन किया था, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोजीशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई, उनको यूएसए में जाके काम करने का मौका भी मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओवरसीज ब्रांचेस भी है, फॉरेन जाने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, तो है ना, तो उनको यूएसए में जाके काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपने करियर में प्रमोशंस ले लेके रिटायरमेंट से पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई थी। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे बड़ी पोस्ट है ना। दुनिया भर में एसबीआई का जितना भी कारोबार चलता है, वो सब, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है ना। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप टाइम टू टाइम प्रमोशन लेते रहते हो। चलो ठीक है, उधर से बैक आता है। मैं ये बोल रहा था कि आप बैंक में बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे, फिर एक इंसान आपके सामने आएगा 10,000 करोड़ के लोन की फाइल देख के लेके, तो आप उसको ऐसे ही सैंक्शन नहीं करोगे, है ना। आप उसको ऐसे ही सैंक्शन नहीं करोगे, क्योंकि आपके डिसीजंस कैसे होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, किसी की भी तरफ झुके हुए डिसीजंस नहीं होने चाहिए। जो भी डिसीजंस आप लोगे, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स सामने रख के डिसीजंस लोगे। समझ में आ गया, डिसीजन किसी की भी तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और चीज, डिसीजन लेते वक्त एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, आप जो भी डिसीजंस लोगे उन डिसीजंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकेबल डिसीजंस होने चाहिए, है ना। अभी कुछ पढ़ना नहीं है, एग्जाम का नोटिफिकेशन थोड़ी आया है, अब नहीं पढ़ूंगा, है ना। ना ना, अब नहीं पढ़ूंगा, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर भी नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम हॉल टिकट थोड़ी आया, हॉल टिकट आने के बाद फिर भी नहीं पढ़ूंगा। अभी एग्जाम नजदीक नहीं है, फिर एग्जाम के 2 दिन पहले रियलाइज होता है कुछ पढ़ा नहीं, अब पूरा का पूरा पढ़ूंगा और एग्जाम क्लियर करूंगा, है ना। चलो सोच अच्छी है, बट उस डिसीजन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कोई भी आपके सामने जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन को लेते वक्त कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अब सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए तो इंटेंसिटी कम करने की कोशिश करो। ठीक, आप डिसीजन जो भी लोगे, किसी की तरफ झुका हुआ डिसीजन नहीं लोगे। आप डिसीजन जो भी लोगे उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल होना चाहिए। एंड लास्ट एक एस्पेक्ट होता है डिसीजन लेने का, आप जो भी डिसीजन लोगे वो ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम डिसीजन नहीं होने चाहिए, है ना। एक्सट्रीम डिसीजंस मतलब किसी ने होमवर्क नहीं किया, सीधा गोली से उड़ा दिया उसको, होमवर्क काहे नहीं किया, डिशक्याओ, ऐसा नहीं करना, है ना। मतलब जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आप उधर ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठने वाले इंसान को पता होनी जरूरी होती है, एंड दैट्स व्हाई ये चैप्टर सिलेबस में है ना। डिसीजन लेने से पहले कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वरना पता चला ब्रांच मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गए और कैसे भी डिसीजन ले रहे हो, फिर बात नहीं बनेगी, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अभी क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन की शक्ल सूरत कुछ ऐसे दिखेगी, ओके। तो एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर कुछ कोर्सेस ऑफ एक्शंस आपको सजेस्ट किए हैं, ओके। तो स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन। अब इस सिचुएशन में इनमें से जो भी डिसीजन लेना है, आप बोलोगे वो कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करता है। कोर्स ऑफ एक्शन ए फॉलोज, कोर्स ऑफ एक्शन बी फॉलोज। आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, ओनली वन फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक, आइदर वन और टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, नाइदर वन और टू फॉलोज,
नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू फॉलोज, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये वाला ऑप्शन मैंने आज तक मेरी जिंदगी में एक क्वेश्चन में भी एग्जाम में नहीं देखा है ना? तो ये वाले ऑप्शन को तो इग्नोर करके ही चलो। तो ये मैक्सिमम 4 ऑप्शन से हमारे आंसर्स आते हैं, तो अभी देख लीजिएगा। चलो बताओ क्या होगा, क्या बताया है आपको, और उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन बताई है, उस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लोगे, बताइए। अच्छा, बोथ, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिटी के वार्ड एक्स में बहुत सारे लोगों को मलेरिया हुआ है, ऐसी चीज सामने आई है ना? पहला कोर्स ऑफ एक्शन, पहला जो सजेशन हमें मिला, वो क्या सजेशन मिला कि जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसको, अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन करना चाहिए था वार्ड एक्स में। फ्यूमिगेशन मतलब वो जो मच्छर भगाने के लिए चीजें करते हैं, धुआं हुआ करके मच्छर भगाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूमिगेशन। सिटी की जो भी म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसको वार्ड एक्स में, जहां पर मलेरिया के बहुत ज्यादा पेशेंट मिल रहे, मच्छर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? तो उनको क्या करना चाहिए, मच्छर भगाने के लिए जो धुआं करते, धूम्रीकरण, है ना, तो वो कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। मलेरिया बेसिकली मच्छर की वजह से ही तो होता है ना? तो देखो, ये फ्यूमिगेशन करने से क्या होगा, जिन लोगों को मलेरिया हो उनको तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, है ना? जिनको ऑलरेडी मलेरिया हो चुका है उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, जिन लोगों को आगे चल के मलेरिया हो सकता है उन लोगों का रुक जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चल के जिनका हो सकता है उन लोगों का रुक जाएगा, ठीक? तो ये इंटेंसिटी कम करने का काम कर रहा था, ये डिसीजन लेना था। क्या लोगों को बोल देना चाहिए भाई साहब मच्छर नहीं काटे, इसका थोड़ा सा आप खबरदारी लो? यस, जिनको मलेरिया हुआ उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट हां, इस डिसीजन की वजह से आगे चल के जिनको मलेरिया हो सकता उनको मलेरिया नहीं होगा। प्रिवेंटिव मेजर, इंटेंसिटी कम करने वाला काम। तो आंसर क्या होगा इसमें, बोथ द कोर्सेस ऑफ एक्शन फॉलोज। इसका सही आंसर है बोथ फॉलोज। डिस्कशन क्लियर? तो एक लिखो, किसी को डाउट है तो 0 लिखो और फट से डाउट पूछो। चलो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, यस। चलिए अगला, ये वाला देख लीजिए। बोथ, जिन लोगों ने बोथ दिया, सबसे पहले आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए, दोज अफेक्टेड का क्या मतलब है? दोज अफेक्टेड में कौन कौन से लोग आएंगे जिन्होंने बोथ आंसर दिया?
सिचुएशन हमारे सामने ऐसी है कि देश के बहुत सारे पार्ट्स में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, ऐसी सिचुएशन है ना, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। ठीक, अब ऐसे सिचुएशन में, है ना, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? अब सर जाहिर सी बात है कि अकाल पड़ा है तो खाने पीने का सामान दे देना चाहिए, है ना, और जानवरों के लिए चारा भी दे देना चाहिए, फॉडर, जानवरों के लिए चारा दे देना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा? सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा। ठीक, अब जिन लोगों ने बोथ दिया ना, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में टू दोज अफेक्टेड में फार्मर्स ही आए होंगे, सूखे की वजह से किसान का ही तो नुकसान होता है। आंसर है नहीं, सूखे की वजह से सिर्फ किसान का नुकसान नहीं होता, है ना। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, सिर्फ फार्मर्स का नुकसान नहीं होता। यस, फार्मर्स का नुकसान होता है, बट सिर्फ उनका नहीं होता। कैसे? सूखा पड़ गया, फसल कम हुई, क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका सप्लाई मार्केट में कम होगा, सप्लाई कम, सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा, है ना, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज का मार्केट में सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। ओके, तो यहां पर क्या होगा? मेरे और आपके जैसे लोग भी अफेक्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की, महंगाई के रूप में मैं और आप जैसे लोग भी सूखे की वजह से परेशान होंगे। तो सिर्फ फार्मर्स नहीं है, टू दोज अफेक्टेड में फार्मर्स भी है, मैं भी हूं, आप भी हो, सारे लोग हैं, है ना। तो यहां पर मेरे और आप जैसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है क्या? सरकार मेरे और आप जैसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देके करेगी क्या? और पैसा हमको दे दिया, आजू बाजू में दुकानों में खाने पीने का सामान ही नहीं, क्या करेंगे, है ना। तो टू दोज अफेक्टेड का डेफिनेशन क्लियर नहीं था, उस वजह से पहला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करेगा, उस वजह से पहला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करेगा। अगर इस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होता टू द अफेक्टेड फार्मर्स, पहले में साफ साफ लिखा होता टू द अफेक्टेड फार्मर्स, फिर हम बोलते यस पहला कोर्स ऑफ एक्शन भी फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई, है ना। पहला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसमें क्लैरिटी दी ही नहीं थी। ठीक, तो टू दोज अफेक्टेड में आप सब आ जाएंगे। ओके, फार्मर्स अगर बोलते तो हम बोलते हाँ भैया वो सही हो रहा है। ठीक, पोल नहीं दूंगा मैं, पोल नहीं दूंगा, पोल में वो बहुत टाइम पास हो जाता है। ठीक है, चलो, तो सारी की सारी चीजें क्लियर है तो मुझे एक बार वोट करके बताओ। ठीक, सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, किसी को डाउट है तो जीरो लिख के फट से डाउट पूछो, कुछ डाउट नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ गोविंदा, अभी तक आपको पेन की जरूरत लगी इस टॉपिक में? बताइए, अभी तक पेन की जरूरत लगी आपको इस टॉपिक में? नहीं लगी तो नहीं है पेन की जरूरत। हाँ? समझ में आ गया, है ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर? ठीक, चलो आगे चलते हैं। यस वंदना, बिल्कुल सही कह रहे हो, डाउट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। Only A. Since its launching in 1881, Vayudut has so far accumulated losses amounting to 153 crore.
ना 1881 में जब से वायुदूत लॉन्च हुआ है तब से अभी तक के लॉसेस कितने हैं? 153 करोड़ के लॉसेस है। ठीक, चलो मैं इधर एक चेंज कर देता हूं। कितने लोगों का कहना है कि चलो सर अब सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो हो रहा है? हाँ, अगर सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन में 160 करोड़ की जगह 153 करोड़ लिखा होता तो क्या वो फॉलो करता? हाँ या ना? सिचुएशन पता है हमें, हमारे सामने सिचुएशन क्या है। 1881 में वायुदूत की लॉन्चिंग हुई थी और आज तक के उसके लॉसेस 153 करोड़ के हैं। अब करना क्या चाहिए? वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इट्स फेयर, है ना। वायुदूत को जो उसके फालतू के खर्चे हैं वो फालतू के खर्चे कम करने के लिए बोलना चाहिए और उसका पैसेंजर फेयर बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, फालतू के खर्चे कम करो और पैसेंजर का फेयर बढ़ाओ। फालतू के खर्चे कम करो और पैसेंजर के खर्चे बढ़ाओ। शुरुआत के बाद वायुदूत ने अब तक 153 करोड़ रुपए की राशि अर्न, जमा नहीं नुकसान, है ना। हाँ, नुकसान इधर होना चाहिए, नुकसान। ठीक। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, पहला तो सर बिल्कुल सही है, जायज सी बात है। अगर क्या हो रहा है, अगर लॉसेस हो रहा है, अगर लॉसेस हो रहा है तो उसको बोल देना चाहिए कि फालतू के खर्चे कम करो। और क्या करो आप? फालतू के खर्चे कम करके आप अपने पैसेंजर का किराया बढ़ा दो। यस, पहला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो हो रहा है। दूसरा, 153 करोड़ का अमाउंट क्यों नहीं दे रहे हम उसको? हम 153 करोड़ का अमाउंट क्यों नहीं दे रहे? आप में से कितने लोग ये टर्म जानते हैं, रिकैपिटलाइजेशन? कितने लोग जानते हो रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है? ऐसा होता है, अगर कोई एक कंपनी, कोई एक एंटिटी, हाँ, कोई एक कंपनी, कोई एक एंटिटी लॉस में जा रही है तो उसको रिवाइव करने के लिए जो फिर से, एक तो होता है शुरू का कैपिटल, बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआत में जो पैसा है, ठीक है। दूसरा होता है रिकैपिटलाइजेशन, मतलब बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उस बिजनेस को रिवाइव करने के लिए उसको फिर से पैसा दिया जाता है। कोई एक बैंक पैसा देती है, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा देती है, या फिर सरकार भी पैसा देती है। सरकार किसको पैसा देगी? सरकार सरकारी कंपनियों को पैसा देगी। पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ा कैपिटलाइजेशन हुआ था, 3.75 लाख करोड़, है ना। ये नंबर अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, है ना। ये नंबर अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसी के आसपास 3.75 लाख करोड़, इतनी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर बैंक को दे दी थी। तुम्हारे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या ये पैसा ले लो, अपने अपने बिजनेस सुधारो और प्रॉफिट में आ जाओ। वो होता है रिकैपिटलाइजेशन, है ना। तो रिकैपिटलाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है? लॉस में जा रही एंटिटी को फिर से प्रॉफिट में लाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प करना। कितने लोगों को लग रहा है इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर देनी चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर देनी चाहिए, है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने, चलो इंडियन बैंक्स का तो कर दिया 3.75 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन, फिर अपने मल्ल्या भाई को, है ना, जो अपने बहुत ही महान व्यक्तिमत्व है, 7,500 करोड़ का लोन माफ नहीं किया। डिपेंड करता है सिचुएशन पे रिकैपिटलाइजेशन करना है नहीं करना है। पता चला ये 7,500 करोड़ की तरह उड़ गया, जैसे 7,500 करोड़ लंदन में बैठ के एंजॉय कर रहे, है ना, वैसे ये 153 करोड़ भी उड़ गए। ऐसा हो तो फिर दिक्कत है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? ध्यान से सुनना। बैंकिंग सिस्टम का क्यों किया, इधर क्यों नहीं करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, चीज बहुत सिंपल है। क्या हमारे पास उसके लॉसेस का कुछ भी एनालिसिस है? जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उस इंफॉर्मेशन से क्या हमें यह पता चल रहा है कि उसके लॉसेस क्यों हो रहे हैं? नहीं, उसके लॉसेस क्यों हो रहे हैं हमें पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है।
ठीक, तो जब हमें उसकी लॉसेस का पता ही नहीं है, उसके लॉसेस के बारे में आइडिया ही नहीं है, हमें क्या पता ये 153 करोड़ लेने के बाद वो अपने बिजनेस को रिवाइव करेगा या ये भी डुबा देगा, श्योरिटी नहीं है। हो सकता है सर 153 करोड़ रुपए लेके वो अपने बिजनेस को फिर से अच्छा करे, या फिर हो सकता है 153 करोड़ रुपए डुबा दे। हम सॉलिड कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी ही नहीं। इसकी वजह से, जानकारी ना होने की वजह से, लॉसेस क्यों हो रहे पता ना होने की वजह से, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन, सेकंड डिसीजन हमें लेना नहीं चाहिए था, है ना? यस, बिल्कुल सही कहा आपने अनपढ़ा को। विदाउट नोइंग रीजन ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली वन फॉलोज। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, किसी को डाउट है तो 0 लिख के डाउट पूछो और मुझे वोट करके बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। चलो जल्दी से। अगला सॉल्व करो। बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, क्या बोला है? Exporters in the capital are alleging commercial banks are violating RBI's directive to operate post-shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year. वाह, मजा तो बहुत आया पढ़ के, समझ में कुछ नहीं आया, है ना? पढ़ने के बाद मजा बहुत आया पर समझ में कुछ नहीं आया। कितने लोग मेरे जैसे ही है जो समझ ही नहीं पाए स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं समझा। 99% लोग इसके आगे समझ ही नहीं पाएंगे या नहीं पाए होंगे। हो सकता है कि नहीं समझ, कुछ कुछ लोग हैं जिनको समझ में आ भी गया होगा, है ना? ठीक। देखो, एक चीज समझना, है ना? बैंकिंग एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है? किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना? आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, स्ट्रीम कोई भी हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के, उसी टाइप के, उसी फॉर्मेट के रहेंगे जो एक प्लेन ग्रेजुएट सॉल्व कर सकता है ना? तो हमें इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन की भावना समझो, है ना? ये क्वेश्चन की भावना, जो भी चीजें लिखी हुई है ना, उसकी भावना समझने की आदत बहुत काम आती है, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वहां पे आपको थीम ऑफ द पैसेज का एक सवाल आता है ना? अगर आप भावना समझने में माहिर हो तो थीम ऑफ द पैसेज बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक, तो अब क्या है सर इसका थीम, इसकी भावना क्या है कि अपनी राजधानी में जो एक्सपोर्टर्स है, उन एक्सपोर्टर्स ने आरोप किया है। क्या किया है? आरोप, एलिगेशंस लगाए हैं, आरोप किया है। क्या आरोप किया है? भाई साहब ये देखो, आपके जो कमर्शियल बैंक्स है ना, वो आरबीआई के डायरेक्टिव नहीं मान रहे। आरबीआई बता रहा है वो नहीं फॉलो कर रहे। ठीक,
अब इस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए आगे? आरबीआई का कौन सा डायरेक्शन, आरबीआई का कौन सा कहना नहीं मान रहे ये आगे बताए, पर उससे क्या लेना देना हमें? हमें बस इतना पता चला है कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई का कहना मान नहीं रहे, ऐसा आरोप लगाया है एक्सपोर्टर्स ने। अब इस सिचुएशन पे हमें करना क्या चाहिए? ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द कमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड। जो भी ऑफिसर्स ऐसा कर रहे हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? क्या उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, हिंदी पिक्चरों का बहुत फेमस डायलॉग पुराने जमाने में, अभी नहीं है ना? अभी वैसी पिक्चरें बनती नहीं है। पुराने जमाने में ऐसी बहुत पिक्चरें बनती थी, है ना? उधर एक बहुत फेमस डायलॉग आता था, है ना? मैं आरोपी हूं, गुनेगार नहीं। सजा आरोपी को मिलती है, गुनेगार को मिलती है। सजा मिलती है गुनेगार को। गुनेगार कब होता है? जब उसके ऊपर लगाए हुए आरोप साबित हो जाता है। किसी एक फलाने इंसान पे सिर्फ आरोप लगाने से उसको पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी। उसको पनिशमेंट मिलेगी जब उसके ऊपर लगाए हुए आरोप सही साबित हो जाए, है ना? है ना? तो अगर वो आरोप, सिर्फ आरोप लगे हैं ना, एलिगेशंस मतलब क्या हुआ है सर? आरोप लगे हैं अभी सिर्फ, है ना? ओके, तो आरोप सिर्फ लगने के बेसिस पे उनको सस्पेंड करने जैसा एक्सट्रीम डिसीजन हम ले सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, अगर आरोप सही निकलते तब उसके एक्शन के बारे में सोचते हैं, बट अभी आरोप सही आरोप ही है, वो सही झूठ हमें पता ही नहीं, तो सस्पेंशन तो ना मनना। आगे देखो, आरबीआई कोई बोल दे ए ज्यादा तेज मत चल, बाकी बैंकों को डायरेक्शन देना बंद कर, तू तेरा काम कर। आरबीआई बोलेगी तू चुप, मेरा यही काम है। हाँ, आरबीआई बोलेगी मेरा यही काम है, मेरे को चुपचाप करने दे वरना मारूंगी एक फाइट। हाँ, तो आरबीआई का मेन काम यही है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना। उनका काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखना। ठीक? ओके, तो फिर यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? यहां पे हमारा आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, किसी को कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछ लो। नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक, तो ये ऐसा हमारा जो पहला पार्ट था किसका? एनालिटिकल रीजनिंग का जो पहला पार्ट था, कोर्स ऑफ एक्शन, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग में डिस्कस करेंगे कॉज एंड इफेक्ट को। अगले सेशन में किसको डिस्कस करेंगे? कॉज एंड इफेक्ट को। ठीक है, तो अभी तक डिस्कस की हुई A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी? अगर किसी को कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तो फटाफट आग लगा दो चैट सेक्शन में, अगर आज के सेशन को एंजॉय किया है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अभी ये देखो, हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सारे टॉपिक्स देख रहे हैं। एक बार आप टॉपिक का बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, है ना? हाँ, क्लर्क मेंस में आपको ऐसे ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जामिनेशन में आए हुए ही सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, है ना? बट आजकल पीओ में थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप अभी बेसिक लेवल पे प्रैक्टिस करो। क्लर्क में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, हम अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिस होने के बाद। ठीक, चलिए, तो फिर हाँ, एग्जामिनेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि हिंदी में एग्जाम देनी है, आप हिंदी में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको बस लैंग्वेज चूज करनी होगी। ठीक, यस। तो आज के सेशन में फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन, है ना? और अगर प्लानर को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कौन सा टॉपिक कब होगा, ये टॉपिक मेरा हुआ नहीं है,
तो आप अपने बैच का प्लानर देख लिया करो, बैच के प्लानर में सारी चीजें डिटेल में मेंशन करी है, कौन सा टॉपिक किस तारीख को होना है, ठीक, तो कंफ्यूजन में मत रहा करो। ओके, चलो आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।